वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे पता करें और उसकी संयोजकता भी कैसे पता करें। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इस टेबल से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस टेबल को लेकर आए हैं जो कि आपके बुक में भी अवेलेबल है, आप अपने बुक से देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में 1 to 20 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है, 1 से 20 तक के तत्वों को इंक्लूड किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आप सभी को ये पता है कि ये P से प्रोटॉन होता है, N से न्यूट्रॉन होता है और ये हमारे परमाणु के नाभिक में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विभिन्न ऊर्जा कोशों में घूमते रहते हैं। अब ऊर्जा कोशों में घूमते रहते हैं तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि किस कोश की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। तो जो कोश नाभिक के सबसे पास में होगा उस कोश की ऊर्जा कम होगी, जो उससे दूर होगा उसकी ज्यादा होगी, जो उससे दूर होगा उसकी और ज्यादा होगी। तो सिंपल वर्ड में आप ये समझ सकते हैं इस एरो से कि जैसे जैसे जो ऊर्जा के कोश हैं वो नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कोश नाभिक से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि K कोश की एनर्जी सबसे कम होती है और N कोश की एनर्जी ज्यादा होती है। तो आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगा। अब देखते हैं परमाणु संख्या को हम Z से निरूपित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान को A से, प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से। ये आप सभी को पता है। अब दूसरी चीज हम समझने की कोशिश करते हैं परमाणु संख्या। सबसे अच्छा ये होगा कि आप 1 से 30 तक के तत्वों की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद कर लें। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ऐसे टेबल को फिल करना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर ऐसा टेबल एग्जाम में आता है तो बिना कुछ किए आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। तो देखते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या वो संख्या होती है जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या भी होती है। तो अगर आप परमाणु संख्या याद कर लेते हैं 1 से 30 तक के तत्वों का, तो आपको परमाणु संख्या तो याद हो ही जाएगी। अगर परमाणु संख्या याद हो जाएगी तो आपको प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी याद हो जाएगी, क्योंकि जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए हमने इनको ब्लू कलर से लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है परमाणु संख्या, किसका, हीलियम का। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। लिथियम की परमाणु संख्या है 3, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। तो आई होप आपको ये 3 जो कॉलम है ये समझ में आ गया कि आपको ये कैसे फिल करना है। सिंपल सा तरीका है, परमाणु संख्या आप याद कर लीजिए। अगर परमाणु संख्या याद होगी तो आप इजीली लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं द्रव्यमान पे। अब परमाणु द्रव्यमान के लिए हमें क्या करना है? तो परमाणु द्रव्यमान को आप निकाल सकते हैं सिंपली, जितने भी प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे उनको जोड़ के आप निकाल सकते हैं। क्या? परमाणु द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे है 1, तो आप कैसे जोड़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को? क्योंकि अगर ये 1 है और परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो परमाणु संख्या अगर 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 1 है। अगर प्रोटॉन 1 है तो द्रव्यमान 1 कैसे आया, द्रव्यमान 1 कैसे आया? इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन है यहाँ 0। तो हाइड्रोजन के केस में नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है 0। कैसे निकालेंगे अब न्यूट्रॉन की संख्या? हम द्रव्यमान में से माइनस कर देंगे, द्रव्यमान में से माइनस
माइनस कर देंगे हम परमाणु संख्या। तो एक में से एक को माइनस करेंगे आप, एक में से एक को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0। तो आई होप आपको द्रव्यमान भी समझ में आ गया और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है वो भी समझ में आ गया। द्रव्यमान के लिए सबसे पहला तरीका है आप इसको याद कर लें, कम से कम 1 से 20 या 30 तत्वों का द्रव्यमान याद कर लें, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो भी नहीं होता है तो अगर आपके टेबल में न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है तो न्यूट्रॉन में अगर आप परमाणु संख्या जोड़ देते हैं तो आपके पास द्रव्यमान आ जाएगा। ये दो तरीके हैं जिससे आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। पहला याद कर लें, दूसरा कि न्यूट्रॉन की संख्या में परमाणु संख्या जोड़ दें, और तीसरा है कि आप हमारे चैनल पर आकर परमाणु द्रव्यमान को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है वो आप देख सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान भी आप समझ गए कैसे करना है। ये लिथियम के केस में देखिए परमाणु संख्या है 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 4, तो 3 जमा 4 हो जाएंगे 7। तो या तो 7 आप याद कर लीजिए या न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या को जोड़ दीजिए तो आ जाएंगे आपके पास परमाणु द्रव्यमान की संख्या। तो इतना तो हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं हम डिफरेंट ऊर्जा के कोशों में। तो ऊर्जा के कोश है के, एल, एम, एन। के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, एल कोश में है 8, एम कोश में है 18, एन कोश में है 32। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहने का मतलब है कि इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम इन कोशों में नहीं डाल सकते। जैसे के की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 2, यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 जाएंगे हमारे के कोश में, 1 जाएगा हमारे एल कोश में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन के वितरण में। अब हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारे पास 1, तो के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हीलियम के केस में है 2, तो के कोश में 2 जाएगा। लिथियम के केस में है 3, तो 2 और 1 हो जाएगा। बेरिलियम के केस में है 4, तो 2 और 2 हो जाएगा। बोरोन के केस में है 5, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपको इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंट ये जो कोश हैं उनमें कैसे वितरण करना है, विभिन्न कोशों में कैसे वितरण करना है इलेक्ट्रॉनों का, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं संयोजकता कि संयोजकता को कैसे पता करेंगे। तो संयोजकता को पता करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि अगर बाहरी कोश में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर बाहरी कोश में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और वो कोश पूरा नहीं है, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, पूरा नहीं है का मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, तब उस कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है के कोश में, तो इसके लिए ये बाहरी कोश हो गया क्योंकि बाकी सारे कोशों में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि ये जो के कोश है इसकी अधिकतम, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 रह सकते हैं, तो 2 के 2 हैं हमारे पास, तो के कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। अब दूसरे की अगर बात करें लिथियम और बेरिलियम और बोरोन, तो इनके बाहरी कोशों में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने रह सकते थे? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये पूर्ण होते, लेकिन इनमें है 1, 2 और 3। तो इस कंडीशन में यहाँ 2 संभावनाएं बन जाती हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसका ये जो अंदर वाला है ये कंप्लीटली पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो कोश हैं वो भरे हुए हो जाएंगे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो। दूसरा है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तब जाके यहाँ पे 8 हो जाएगा अगर 7 ले लेगा तो।
तो ये दोनों ही कंडीशन में से जो ये लास्ट वाला कंडीशन है, ये थोड़ा असंभव सा लगता है कि कोई और परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि उसके लिए भी अच्छा होगा कि वो एक किसी से ले ले और अपने आप को 8 बना ले। तो इसलिए हम ये पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से। इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो संयोजकता के लिए एक आपको डेफिनेशन दे रखा है कि संयोजकता और कुछ नहीं, ये हर परमाणु की एक संयोजन शक्ति है। संयोजन शक्ति का कहने का मतलब कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है। तो जुड़ने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है कैसे, या तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, या दूसरे से ले ले, या एक इलेक्ट्रॉन को दोनों ही आपस में इस्तेमाल करें। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे एक परमाणु और दूसरे परमाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में उनके बीच में संबंध बनता है। इसी को कहते हैं संयोजन शक्ति। अब अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के बाहरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपने कोश को पूरा करने के लिए 2 संभावनाएं हो जाती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एक, या तो ये एक अपना किसी को दे दे, दूसरा या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तब जाके इनके जो कोश है वो पूरे हो पाएंगे। अगर एक दे देता है तो ये दे देगा, तो अंदर वाला जो कोश है वो ऑटोमेटिकली पहले से ही फिल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके जो कोश हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। या तो अगर 7 ले लेता है तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 8, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके दोनों कोश भरे हुए हैं। तो बस इन्हीं को कंप्लीट करने के लिए, ये जो कोश हैं इनको पूर्ण रूप से भरने के लिए एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाते हैं, जुड़ते हैं, और उसी को हम इनकी संयोजन क्षमता कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम संयोजकता निकालते हैं और एक्चुअली में संयोजकता होती क्या है। तो बेसिकली अगर आपको ये टेबल आता है तो आपको क्या याद रखना है कि अगर 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी किस में, बाहरी कोश में, तो उतनी ही उनकी संयोजकता भी होगी। कंडीशन क्या है, अब 1 से लेकर 4 में 2 भी आता है। अब हीलियम के केस में यहाँ पे 2 है, लेकिन ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इस केस में 0 होगी संयोजकता अगर बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो हमें वही लेना है जो पूर्ण रूप से नहीं भरे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है 4, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 4, संयोजकता हो जाएगी 4। अब दूसरा है 5, 6, 7। अगर बाहरी कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तब आपको याद रखना है कि हमें इनको सबको 8, 8 बनाना है। तो 5 को 8 बनाने में कितने की जरूरत है, 3। 6 को 8 बनाने के लिए जरूरत है 2। 7 को 8 बनाने के लिए जरूरत है 1 की। तो इनकी संयोजकता हो जाएगी 3, 2, 1। यहाँ 8 है तो ये K भी भरा हुआ है पूर्ण रूप से, L भी भरा हुआ है पूर्ण रूप से, तो इस कंडीशन में हो जाएगी संयोजकता 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें संयोजकता को। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में और वो पूर्ण रूप से भरे नहीं होंगे, तो इतनी ही इनकी संयोजकता भी होगी। कैसे, जैसे देख लेते हैं, सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में कितना है, 3। और ये तीनों ही बाहरी कोश हैं और पूर्ण रूप से भरे भी नहीं हैं। तो इस केस में इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1, 2,
3, अगर 4 है तो संयोजकता हो जाएगी 4। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसकी संयोजकता 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, तो दोनों संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं यहाँ। या तो ये 3 या तो ये 5 दे दे किसी को, या 3 ले ले किसी को, किसी से 3 ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये 5 दे देता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 8, और इस कंडीशन में ये K भी फिल हो जाता है और L कोश भी फिल हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 8 और ये भी हो जाता है 8। तो इस कंडीशन में भी ये पूर्ण रूप से फिल हो जाता है। तो यहाँ दोनों संभावनाएं हैं, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, और बेसिकली आप इसको याद कर सकते हैं कि फास्फोरस के केस में जो संयोजकता होती है वो 3 भी होती है और 5 भी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है 35.5। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 दे रखा है। ये आपकी बुक में डिटेल इंफॉर्मेशन है कि कैसे 35.5 आता है, लेकिन अगर इस केस में न्यूट्रॉन की संख्या को आपको पता करना है तो कैसे करेंगे। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 17, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 17, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो जो क्लोरीन 35 है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आपको उसी को कंसीडर करना है, किसको, क्लोरीन 35 को। तो जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको ये जो द्रव्यमान है इसको क्या याद रखना है, 35 याद रखना है। तो 17 और 35, तो 35 में से 17 गए तो क्या बचे, 18, जो कि न्यूट्रॉन हो गए। फिर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर देंगे डिफरेंट ऊर्जा कोशों में, अलग अलग ऊर्जा कोशों में इजीली। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। अब देखते हैं सल्फर के बाहरी कोश में 6, यहाँ है 7। तो 6 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2। 7 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 1। तो बस यही आपको याद रखना है कि अगर बाहरी कोश में 5, 6, 7 है तो हमें उसको 8 बनाना है, और 8 बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़े वही उसकी संयोजकता होगी। 8 बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो वही उसकी संयोजकता होगी। अगर हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन का जो परमाणु संख्या है वो है 18, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगी 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी 18, और इसका द्रव्यमान क्या है, वो है 40। तो आप न्यूट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, 40 घटा 18 जो कि आ जाएगा 22। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इसके तीनों कोश फिल हैं, पूर्ण रूप से भरे हैं, तो वैलेंसी हो जाएगी 0। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे फंसते हैं, ये 2882, 2881 ऐसा क्यों। हमें पता है कि M जो कोश है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो हम यहाँ पे उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों डालते हैं, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों डालते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनों को अगली कोश में भेज दिया जाता है, ऐसा क्यों। अगर आप इसका हल जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वितरण KLMN शेल में कैसे किया जाता है, वहां डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो
अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की।